तो एनआरओ का बेनिफिशियरी नहीं रहा। जो हरकतें पंजाब असेंबली में की है वो डेमोक्रेट का सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है कि किसी तरह हम इनको एनआरओ दे दें। भाई आपसे एनआरओ मांगा किसने? आपके पास कहां से अपना जो ये इतला आई कि आपसे कोई एनआरओ मांग रहा है? किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। शायद वो चोर और मनी लॉन्ड्रर्स जो उनके दाएं और बाएं बैठे हैं उनको कह रहे हैं कि अब उनकी बारी आने वाली है। कान खोल के सुनने के एनआरओ नहीं मिलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। खान साहब के एनआरओ के बारे में तो आपने सुना, कल उन्होंने अनाउंस भी किया। अब अपोजिशन ये मुतालबा कर रही है कि एनआरओ मांग कौन रहा है और किससे मांग रहा है और क्यों मांग रहा है, ये हमें ज़रूर पता चलना चाहिए। सो इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आज की अहम खबर, जो कि कल के सऊदी अरब के पैकेज के बाद अब बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं। $6 अरब का पैकेज है, 3 अरब रुपए जो हैं वो हमारे अरब डॉलर जो है वो हमारे बैंक में रखे जाएंगे, बैंक्स में रखे जाएंगे, और उसके बाद फिर जो है वो डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर, यानी मौखर जो पेमेंट्स होती हैं, ताख़ीर से की जा सकती हैं, उस पर हमें तेल मिलेगा। एक बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान की इकॉनमी को, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ये अगर रिलीफ नहीं मिलता तो पाकिस्तान की जो बारगेनिंग पोजीशन IMF के पास होती वो भी बहुत ही कम हो जाती। उसमें हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर हमें वहाँ पे कुछ शराइत ऐसी माननी पड़ती जो कि हम नहीं मान सकते। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि यहाँ क्या शराइत मानी है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले, जैसे कल भी हमने बात की, हम ही ये कह रहे थे कि सऊदी अरब या वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सऊदी अरब हमसे ऐसे मुतालबात करे जो हम नहीं मान सकते। लेकिन बहरहाल कल और आज भी जनाब असद उमर साहब ने ये बात की है कि कोई शर्त हम नहीं मान रहे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कोई शर्त नहीं मान रहे, और हम अपनी जो निगोसिएशंस हैं, जो पैसे हमें सऊदी अरब दे रहा है, वो सिर्फ हमारे साथ हमें एक रिलीफ पैकेज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई काबीना के अहम इजलास के बाद, उसमें असद उमर साहब ने सऊदी यमन तनाज़े के हवाले से भी बात की, बिजली की कीमतों के इजाफे के ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि असद उमर साहब ने इस पैकेज के बारे में क्या कहा था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए स्टेट बैंक का डिपॉजिट है जो $3 अरब का है, वो 1 साल के लिए है। दूसरी $3 अरब का तेल हर साल हम 3 साल के लिए खरीद सकते हैं, और वो तमाम जितनी भी पेमेंट्स हैं वो जब भी तेल इंपोर्ट होगा उसके 12 महीने के बाद पेमेंट करनी है। ये नहीं है कि सऊदी अरबिया ने हमसे कोई मुतालबा किया जिसको हमने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुतालबा ही कोई नहीं किया। हमारे पास बड़े सवालात आ रहे हैं जी, आप पत्नी उनकी अस्करी जंग का हिस्सा बन जाएंगे और हम क्या कर देंगे। ये मैं आपको 2 टोक बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम करने का रोल अदा करे। पाकिस्तान जो है ये 19वां IMF दोस्ती का किरदार जो है वो अदा करेंगे, ये उन्होंने कहा। अब यमन के साथ जो सालसी का मामला है वो किस हद तक पाकिस्तान, जो कि कल वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अदा करेंगे किरदार, कैसे अदा करेंगे? हमने पैसे लिए हैं, $6 बिलियन के हम मकरूज हो चुके हैं सऊदी अरब से, तो हम गैर जानिबदाराना किरदार इस तनाज़े के अंदर जो है वो कैसे अदा करेंगे? ये सिर्फ पब्लिक गैलरीज से खेलने के लिए पाकिस्तान के अवाम को बताया गया है, या इसके हक़ाइक़ कुछ और हैं? क्योंकि ये जो जंग है इसके अंदर अब तक ज़ाहिर है कि ये तनाज़ा हौज़ीज़ का, जिनको के मुबैना तौर पर ईरान सपोर्ट कर रहा है और इधर सऊदी अरब है, तो ये ईरान और सऊदी अरब का तनाज़ा है जिसमें हमने किसी सूरत ना जाने का फैसला किया था। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हम सुलह कराएंगे, तो सुलह किस तरह से कराएंगे जबकि हम तो ऑलरेडी कर्ज लेके सऊदी अरब के साइड पे हैं। यमन की जो जंग है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और उस कॉम्प्लिकेटेड जंग का हाल ये है कि आज भी सऊदी अरब ने वहां पे जो अटैक किया उसमें 2 बच्चों समेत 19 शहरी आज भी जो है वो जाँ बहक हुए, और मुसलसल जो बमबारी है उसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख बच्चों पर मुश्तमिल पूरी एक नस्ल शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से दो चार है। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 2 करोड़ 80 लाख अफराद पर मुश्तमिल यमनी जो है वो बदतरीन इंसानी बहरान का शिकार है। 84 लाख अफराद भूख और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। पाकिस्तान कैसे रिलीफ दिलाएगा?
सऊदी अरब से को कैसे मनाएगा कि आप ये ना करें, और उधर से भी जो अटैक होते हैं उनको कैसे रुकवाएगा, एक बहुत अहम सवाल है। इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और फिर एनआरओ पे भी, और नवाज शरीफ साहब मुसलसल चुप हैं, आज भी उन्होंने कोई बात करने से गुरेज किया है। मौज़ूआत बहुत से हैं, लेकिन हमारा पैनल भी बहुत ही मोहतरम और मोतबर है। जनाब उमर अयूब खान साहब वज़ीर तवानाई हैं, और आज आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। सबसे पहले ज़ाहिर है इनसे अब बिजली की कीमतों पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी के, सेनेटर हैं और बहुत अहम रहनुमा है। जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि वज़ीर ख़जाना रहे हैं। फरहान बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल है उमर साहब के, ये जो बिजली की कीमतें, ये सऊदी पैकेज, ये रिलीफ, मतलब लोग कह रहे हैं कि पैसे तो मिल गए आपको, लेकिन बिजली की कीमतों में फिर भी इजाफा हो गया, इससे कोई लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आसमा बहन, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मदद किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नेपरा जो कि रेगुलेटर है हमारे पावर सेक्टर का, जिस तरह कि स्टेट बैंक फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर है, उसने हमारी हुकूमत आने से पहले ही जो टैरिफ की जो तजावीज़ या आप समझें कि रिकमेंडेशंस उन्होंने जारी की थी, और पब्लिक हियरिंग की बात करते हैं तो वो 3 रुपये 82 पैसे की थी। अच्छा, जो नेपरा ने की, जो आज आपने बताया भी। जो नेपरा ने की, तो दर हकीकत हमें चाहिए था कि हम लोग उठा के और कहते कि जी साबका हुकूमत ने ये साबका हुकूमत की वजह से, और जो हकीकत भी है, और वही हम लोग नोटिफाई कर देते और बैठ जाते आराम से और देखते कि महंगाई का तूफान कैसे बर्पा होता है। ठीक, हमने वो चीज़ नहीं की। हमने टाइम लगाया, हमने देखा कि हम लोग अपने गिरबान में झांक के हम लोग अपने महकमों को, अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उस पर क्या कर सकते हैं। और वही वजह है कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब वो बार बार एक चीज़ काबीना मीटिंग के शुरू में और आखिर में बार बार यही कहते हैं, और पूरे काबीना मेंबर्स को उनका यही एक मैसेज होता है कि जो भी हम लोग कोई फैसला करें उस पर हमारे मुतवसत तबका जो है, हमारे जो साथी जो है जिनका हाथ तंग है, अखराजात तंग है, जो गरीब अवाम है, उनको आप प्रोटेक्ट करें, उनके आप मतलब उनका ख्याल रखें, उनकी आमदन का ख्याल रखें। वही चीज़ हमने इख्तियार की है। ईसीसी में बार बार हम लोग 2-3 बार गए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर ख़जाना साहब का भी, अपने जो हमारे पावर सेक्टर के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं। आप ये कह रही है नागुज़ीर था ये इजाफा जो हमने किया है। ये तो मतलब टेक्निकली हम लोग देखते तो 3 रुपया 82 पैसे आंखें बंद करके करते, पर हमने नहीं किया। हमने किया 1 रुपया 27 पैसे। ठीक। और वो पूछे वो कैसे, वो ऐसे, उसका फर्क क्या पड़ा? उसका फर्क ये पड़ा कि हमारे 300 यूनिट तक जो सार्फिन हैं, जो कि तकरीबन आपके कंज्यूमर बेस का 75% हिस्सा बनते हैं, ठीक, उन पे कोई इजाफा नहीं हुआ पिछले टैरिफ के मुकाबले में। कोई जो आज बिल पे कर रहे हैं वो कल भी वही पे करेंगे। दूसरी चीज, 300 से 700 यूनिट, 700 से 300 से ऊपर जाएगा उसको तो पे करना है। जो 25% बड़ी तादाद है, 25% है, पर वो साहिबान हैं जो अफोर्ड कर भी सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये देखें कि ये लोग, इनकी तादाद कितनी है। ये 75%, ये तकरीबन आपका 1,76,00,000 घराने, यानी कि 10 करोड़ अवाम पे कोई किसी किस्म का बिजली का बोझ नहीं पड़ा, बिजली का बम नहीं गिरा। अच्छा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके जो छोटे दुकानदार, छोटे आपके कारोबारी हैं, उन पे कोई भी नहीं इंक्रीज हुआ, कोई बिजली के बिलों में उन पे इजाफा नहीं हुआ। और ये कितनी तादाद इनकी बनती है? ये आपके जो छोटे कमर्शियल लोग, मतलब जो जिनकी दुकानें हैं, ये 95% है। अच्छा, ये 95%। मैं बात मुकम्मल कर लूं, ये तकरीबन 29 लाख ये सार्फिन बनते हैं। उसके साथ साथ ये टोटल कितने बनते हैं जिन पे कोई असर नहीं पड़ा, जिसमें के ज़रई भी हैं, एग्रीकल्चर के लोग, आप तकरीबन आप अंदाजा लगा लीजिए। ये मैंने आपको बताया ना जी, बाइफिकेशन जो तकरीबन 2.25 करोड़ या 10 करोड़ आप कह रहे हैं कि वो 10 करोड़ वो हो गई। और फिर दुकानदारों का मैंने आपको तकरीबन 29-30 लाख वो आपको बता दिया। फिर ट्यूबवेल्स के जो है, जहां जहां पे एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल लगे, साबका हुकूमत ने क्या किया, इलेक्शन करीब आया, उन्होंने कहा जी हम लोग बिजली की कीमत जो है 3 महीनों तक, जुलाई अगस्त में उन्होंने कहा जी ये खत्म हो जाएगा और ये हम लोग जो है 5 रुपए 35 पैसे पे कर देंगे।
और उसके बाद उन्होंने कहा खत्म। वो चीज हमारे उसमें आई और उसका उन्होंने बजट में भी कुछ नहीं किया था, उसमें कोई वो नहीं था। ये तो फिर मिफ्ता साहब सही हमारे साथ है, उनसे पूछ भी लेते हैं। और दूसरी तो 10 रुपए 35 पैसे से उठा के 5 रुपए 35 पैसे हमने उसको फंड भी किया और उसको हमने इसमें डाल दिया। अच्छा उसके साथ मैं इसी पे ये मैं मुकम्मल कर दूं फिर हम लोग आते हैं। मुस्तफा साहब भी आ गए तो खुशामदीद। ये भी सवाल आपसे, ये ज्यादा पूछेंगे सवाल, ये मैं आपसे क्योंकि इनकी पार्टी तो बहुत ज्यादा। दूसरी अहम चीज ये है कि सनती शोबे में हमने 78 पैसे पर यूनिट जो है वो इंक्रीज किया है और वो B1 टैरिफ का है, पर इसमें कोई स्कूल कोई अस्पताल उन पे कोई इंक्रीज नहीं आया। और इसके साथ साथ तो जिन पे आया है वो तकरीबन बनते हैं 12 करोड़, जो कि 10 करोड़ से निकल के 12 करोड़ फिर भी है। इट्स अ बिग नंबर। 12 करोड़, क्योंकि आपके फिगर्स में तो 10 करोड़ हमने वो किया जी जो आपके बिलो द पॉवर्टी लेवल या फिर आपके मुतवसत तबका है जो मेहनत कश है, तकरीबन आपका 75%। अब इसमें मैं आपको इंटरप्ट करती हूं और दूसरी मैं सर आती हूं इसके ऊपर। मिफ्ता साहब, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को हमने बेनिफिट पहुंचाया है। ये मिफ्ता साहब ये कह रहे हैं कि 5 रुपए 35 पैसे आपने इजाफा किया और फिर कमी की और उसका कोई जिक्र बिल के अंदर नहीं किया। ये ज़रई जो सनत है उसके हवाले से या ज़राअत के बारे में, ट्यूबवेल के हवाले से, आप क्या वाकई ये सही है? और फिर जो स्लैब्स ये बता रहे हैं, मेरे ख्याल है फेयर इनफ, अगर उनका कोई कसूर नहीं है, उनको पैसे चलाने हैं, पैसे चाहिए, बिजली महंगी है, वो सस्ती दे रहे थे पहले, तो वो क्यों ना बढ़ाएं? आप क्या कहते हैं क्रिटिकली? जी आसमा, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई मेरे पुराने दोस्त हैं, उनको और मुस्तफ़ा दोनों को भी सलाम। जो इन्होंने बिजली बढ़ाई है कीमत गालिबन 1 रुपये 30-50 पैसे 110 अरब यूनिट में बढ़ाई है बिजली, अगर मैं सही समझाऊं औसतन। इसका मतलब है कि 165 अरब रुपए की बिजली की नरखों में इजाफा हुआ है कि पाकिस्तान की आवाम जो है कमोबेश 165 अरब रुपए इस साल में ज़्यादा देगी बिजली के नर्ख में। अब ये क्या नागुज़ीर था या नहीं था, ये ज़रूरी था, ये तो अब ये इनकी हुकूमत है, ये बात का तयन करेंगे और मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में भी आएंगे। हमने एक इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था सितंबर तक का, जिसके तहत वो 3 साल से चल रहा था और मियां नवाज शरीफ ने अनाउंस किया था, जिसके तहत हम बिजली जो है वो 3 रुपये सस्ती करते थे इंडस्ट्री को, और ख़ास तौर पे पंजाब में, क्योंकि इंडस्ट्री जो थी वो गैस पे नहीं बल्कि बिजली पे चलती थी, तो उनको उसका बेनिफिट था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। इसके साथ साथ हमने एक ट्यूबवेल के ऊपर एक बेनिफिट था। ट्यूबवेल के ऊपर ये था कि ऑफ प्राइम जो था, जो ऑफ पीक आवर्स में 5 रुपये 35 पैसे होता था और पीक आवर्स में 10 रुपए की बिलिंग होती थी। हमारे जो किसान थे उनको एक बड़ा ये प्रॉब्लम था कि लेस्को में और दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो उनको ट्यूबवेल के ऊपर मैं मुख्तसर अगर समझूं मिफ्ता साहब, तो इनको बिजली के नर्ख बढ़ाने से 1 अरब 10 करोड़ जो है उसका इनको फायदा होगा, आपने ये कहा है। मैं आसमा बहन, मैं आपको एक 65 अरब मैं आपको एक मुख्तसर सी बात करता हूँ। 165 अरब। ये जो नेपरा ने डिटर्मिनेशन की वो तो मिफ्ता भाई की हुकूमत के हवाले से थी, वो तो मुकम्मल उस टाइम का जो भी था उन्होंने नोटिफाई किया, पहली बात। दूसरी अहम बात जिसका वो कह रहे हैं इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज, वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्होंने उसकी फाइनेंसिंग या उसका बजट में नहीं डाला था, वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और तीसरी अहम बात ये है कि जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि जी हम लोग पास ऑन कर रहे थे, मैं माजरत के साथ ये बात करता हूं कि इन्होंने टैरिफ को डिले किया, जिसकी वजह से नुकसान जो उसकी जो टैरिफ जो इससे पहला जो टैरिफ था वो मार्च में दिया था और वो टैरिफ जो है वो डिलेड था तकरीबन 1.5 साल से। अच्छा, वो हर हुकूमत के पास रीजन होती है, उनके पास भी रीजन थी, आपके पास भी रीजन है, और ये भी पार्टी के पास भी थी। ये भी मैं आपको कहता चलूं आम फहम जबान में, मैं आपको 3 रुपए दूं, ठीक, और आपसे मैंने 3 रुपए लेने हो, ठीक है ना, और मैं ना लूं और मैं ना लूं तो और मैं आपको ना दूं, मतलब नेट इफेक्ट क्या हो, मुझे तो कोई इफेक्ट ना हुआ ना, मेरी हाथ पे तो कोई इफेक्ट ना हुआ, मुझे तो जीरो पड़ा। इन्होंने वही किया जिस वक्त तेल की कीमतें बड़ी मतलब तो नहीं बढ़ाई इन्होंने क्योंकि ये बजट का साल था तो उसकी वजह से इन्होंने जो लेकिन जिस वक्त कीमतें कम थी इन्होंने सार्फिन को वो पैसे
वापस नहीं दिए। अच्छा, इन्होंने मैं तो अपने पास बहुत होल्ड घोरक किया। धंधे में, मैं मिफ्ता साहब इसका जवाब जरूर लूंगी आपसे, लेकिन मैं घोरक धंधे में नहीं जाना चाहती। आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं जी हम तो तब्दीली को वोट दे रहे थे, तो वो नहीं हो सका। आप कैसे देखते हैं ये जो टैरिफ बढ़ा है उसके ऊपर? एक और चीज और जो 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज थी उसका रेट हमने 7.5 सेंट पे फ्लैट कर दिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए। और वो क्यों किया? क्योंकि हम लोग चाहते हैं हमारा जरा मुबादला। आपका क्या रद्द अमल है इस पे? वो कह रहे हैं कि हमने ऑल फॉर गुड रीजंस। इसमें तो कोई शक नहीं कि उमर भाई एक वन ऑफ द वेरी फ्यू कॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट। इनकी हमने माजी में भी कारकर्दगी देखी बतौर वजीर खजाना। अभी बिलाशुबा इनकी सलाहियतों पे तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अस्मा, जो आपने जिक्र किया गोरख धंधा, ये बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड सी कॉन्वर्सेशन है जो शायद एक आम आदमी जो ये सुन रहा है उसको वो लफ्जों के चक्कर में कुछ खो जाएगा। आज सुबह मेरे पास मैं उठा तो मेरे घर एक डेलीगेशन आया हुआ था पेरेंट्स का, जो मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर पेरेंट्स की एसोसिएशन बनी हुई है। उसके अंदर रूट स्कूल भी है, उसके अंदर बीकन हाउस भी है, उसके अंदर सिटी स्कूल भी है, उसके अंदर सिल्वर ओक्स भी, और वो सारे पेरेंट्स वहां पर मौजूद थे। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस चीज़ के ऊपर हमारे बच्चों को हरास किया जा रहा है, हमारी बहुत मुश्किलात हैं, हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे कि अब हम नॉर्मल मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मिडिल क्लास लोग, कि हम वो फीसों में जो इंक्रीज़ है हमारी अब पहुंच से बाहर बिल्कुल। ये तो एज अ पेरेंट मेरा भी शिकवा है। अच्छा, आपका भी शिकवा होगा। अच्छा, अब मैं वो सारी उनकी मैंने दाद रसी सुनी। अब अवाम किस कर्ब से गुजरे? रोटी जो 6 रुपए की थी वो 10 रुपए की हो गई। दुरुस्त। जो नान 10 रुपए का था वो 15 रुपए पे चला गया। जो एक आम आदमी, मैं अभी किसी एक और टीवी चैनल पे था, वहां पर मैं आज 2-3 दिन पहले गया, एक साहब जो प्रोड्यूसर थे वो मेरे पास आए, वो मुझे कहते हैं जी ये क्या हो रहा है? मैं अपने बच्चों के दूध लेने गया हूं, एक दिन के अंदर 250 रुपए का वो बच्चे का जो दूध था उसने जंप खा लिया। जो मैं बच्चों के अपने पैंपर्स लेने गया हूं तो इतनी कीमतें ऊपर चली गई। तो आम आवाम जो है वो इस वक्त बिल्कुल पिस रही है। अब इन्फ्लेशन, अब कर्जा जो माजरत के साथ इन्होंने कहा हम नहीं लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से एक ड्रिप आपको मिल गई है, लेकिन IMF के पास अभी भी आपने जाना है। बिल्कुल। और सारी एक्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है इन चीजों का, वो इन्फ्लेशन तो अभी तो शुरू हुई है और आगे बढ़कर तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF हो, आपका वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो सब ये बात कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई की जो शरह है वो पाकिस्तान में 13 से 15% के दरमियान होगी। बिल्कुल ऐसा ही और है। जब इतने पे होगी महंगाई की शरह तो जो मुतवस्सित तबका और जो गरीब तबका है उनकी कमर टूट के रह जाएगी। वो तो गिरेबानों तक हाथ डालेगा ना। और फाइनल पॉइंट मैं इसको एक आसान सी इस्तिलाह में, अगर मेरे भाई ने अभी जिक्र किया तेल की कीमत का, तेल की कीमत डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी कॉस्ट जो बिजली की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में $148 फी बैरल तक वो कीमत गई, लेकिन हमने वो बोझ अवाम पर पास नहीं होने दिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में $35 फी बैरल तक कीमत गिरी, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, बिजली महंगी हुई। आज $84 फी बैरल कीमत है और फिर भी अवाम के ऊपर ये महंगाई का एक बम गिराया गया और उनके लिए बिजली महंगी की। अच्छा, वो 165 अरब रुपए यहीं से तो गवर्नमेंट लेगी। वो अब आज असद उमर साहब ने कहा फिर इनाफ, उन्होंने कहा जी अवाम के पैसों उनसे तो हमने निकालने और किससे हमने लेना है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद फरहान बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे ही बात करेंगे कि क्या ये पैकेज जो कि हमें 6 अरब का मिला है इसके बावजूद हम IMF के पास जाएंगे? क्या वो बगैर शर्तों के होगा? क्या उसमें शराइत में नरमी होगी तो क्या होगी? और सऊदी अरब से शराइत नहीं है तो क्या नहीं है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फरहान बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन क्विकली आप पॉइंट में मैं एक दो पॉइंट करके फिर मैं फरहान बुखारी साहब के पास जाऊं दूसरे टॉपिक। मिफ्ता भाई ने बात की थी इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज 3 रुपए पर यूनिट का, वो पहले बजट का हिस्सा नहीं था पिछली हुकूमत में, हमने बाकायदा उसको फंड किया, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, पहली बात। और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को 7.5 सेंट फी यूनिट वो भी उनको मिल रहा है। और उसके साथ साथ हम लोग अपने गिरेबान में जो झांकने की मैंने बात की, हम लोग अपने सेक्टर से जो हमारा 950 अरब रुपए लोगों ने देना है, स्टकअप है, उस पे से पहले साल हम लोग हर साल तकरीबन 80 अरब रुपए वहां से 83 अरब वहां से निकालेंगे और तकरीबन हम लोग 60 आपकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं अभी से, और 60-70
अरब रुपए हम लोग अपने सिस्टम में जो चोरियां हो रही हैं, जो हमारी सिस्टम में जो उसको भी खत्म inefficiency, करेंगे। उसको अच्छा, खत्म करेंगे, वो हम लोग बेहतर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग अच्छा, बेहतर इसके ऊपर करेंगे। इससे पहले कि मैं फरहान भाई आपके पास आऊं, क्योंकि जो हम जिक्र करें कि IMF के पास फिर भी हमने जाना है, सऊदी पैकेज पे भी हमने बात करनी है, लेकिन क्विकली आप अभी कोई बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर के ऊपर शायद कोई फीडबैक है कि कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं कि क्या है बिल्कुल। उसका? अभी मुझे प्रोग्राम कोई साहब देख रहे थे, ताहिर गुज्जर साहब, उन्होंने मुझे मैसेज किया, फार्मर हैं, और उन्होंने कहा कि जी के 10 रुपए पर यूनिट पीक टाइम में है और 8 रुपए पर यूनिट ऑफ पीक टाइम में है, जो ऑलरेडी रेट है एग्जिस्टिंग। तो उस पे आप ये जरा क्लैरिफाई कर दें कि उन्होंने जो कमी की है उस कमी का इतलाक किस तरीके से होगा, और क्या आया ये बात दुरुस्त है कि अब 3 रुपए फी यूनिट होगा पीक टाइम में और 2 रुपए फी यूनिट होगा ऑफ पीक टाइम। पीक टाइम जो कि 8 से 11 बनता है। ये आपका जी जो रेट है, जो 10 रुपए 35 पैसे था पहले, वो इलेक्शन के दौरानिया में 3 महीनों के लिए 5 रुपए 35 पैसे किया गया था, और ये जो है अगस्त में इसने ये खत्म हो गया था, और इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको हमने फंड किया है और ये तकरीबन 5 रुपए 35 पैसे पे पर यूनिट ही रहेगा। यानी जो PMLN ने तय किया था वो इलेक्शन के लिए किया था। वो पहले सिर्फ क्विकली एक चीज ऐड कर सेकंड सर, सॉरी, वो ये कि इलेक्शन के दौरानिया के लिए 3 महीनों के लिए किया गया था और उसकी फंडिंग नहीं थी, हमने उसको बाकायदा उसका पैसा हमने मुख्तस किया, सब्सिडी दी है आपने। जी अच्छा, एक क्विकली एक पॉइंट कर दूं कि इस वक्त जो किसान है, गंदम की बिजाई हो रही है, और इस वक्त जो खाद की बोरी की कीमत है वो उसके लिए 1900 रुपए तक पहुंच चुकी है यूरिया की। तो ये जो आप एक तरफ से रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो वही बोरी जो पिछले साल 1300 रुपए में उसने ली है, आज वो 1900 रुपए में। अच्छा बिफ्ता साहब, आप भी क्विकली बात कर लीजिए, फिर मैं फरहान भाई के पास जाऊं। जी क्योंकि मुझे थोड़ा सा दे दीजिएगा। देखिए, एक तो यह है कि हमने 3 महीने के लिए वो जो पैकेज था फार्मर्स का वो हमने कर दिया था, क्योंकि इनको बिलिंग में गलती हो रही थी। लोग वायदे कर रहे थे कि ऑफ पीक प्राइसिंग की जगह पीक प्राइसिंग कर रहे थे, तो हमने यूनिफॉर्म करके 5 रुपए 35 पैसे कर दिया था। ठीक। और उमर भाई फरमा रहे हैं कि हमने ISP को भी बढ़ा दिया है, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी की बात है। और ये कह रहे हैं कि हमने इसके अंदर बजट के अंदर पैसे रख दिए, लेकिन सच्ची बात ये उमर भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि मैंने बजट को करीब से देखा है, जो असद उमर साहब ने भी प्रेजेंट किया है, और ना सब्सिडी के मद में, ना रनिंग ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट के मद में कहीं पर भी आपने देखें, इंडस्ट्रियल पैकेज के लगते हैं तकरीबन 100 अरब रुपए, फार्मर्स पैकेज के भी आपको लगेंगे तकरीबन 40 अरब रुपए, 140 अरब रुपए से आपने सब्सिडीज बढ़ाई भी नहीं है। तो ये जरा सा फिर आप चेक कर लीजिएगा, आप कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, मेरे ख्याल से ये बजट में 140 अरब रुपए आपने नहीं दिखाया एडिशनल खर्चा। अच्छा वो कह रहे हैं कि कर रहे हैं, ये सब्सिडी उनके पास है, अभी तक करे नहीं है। अच्छा, जिस बात पे आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं, जितने सर उमर भाई माजरत के साथ, जिस बात पे आप बार बार भी कह रहे हैं कि हमने नहीं करे थे बजट में, तो आपने भी नहीं करे हैं। आप लोग सिर्फ हमको बुरा भला जरूर कह सकते हैं, लेकिन आपने नहीं करे हैं। असद उमर साहब ने 140 अरब रुपए आपकी पॉलिसी की कंटिन्यूटी है, वो ये वहां पे पहले फंड नहीं था, हमने फंड किया है। अच्छा, वो कह रहे पहले नहीं थी सब्सिडी, हम नहीं दे रहे हैं फंड नहीं है फंड। अच्छा फरहान बुखारी साहब, आप क्या कहते हैं सर? फिर उसके बाद देखिए, अब तो बड़ी अच्छी खबरें आ गई, इतना बड़ा पैकेज हमें सऊदी अरब ने दे दिया, हमने IMF के पास अब कोई नहीं जाना, या जाना है तो हम अपनी बातें मनवाएंगे। फरहान बुखारी साहब देखिए, एक तो पाकिस्तान बड़ा अजीब सा मुल्क है, ये माजी में भी हुआ है और आज भी ये हो रहा है कि मुल्क ज्यादा मखरूज होता है, सऊदी अरब से कर्जा ही मिला है ना, वो कर्जा मिलता है, ज्यादा मखरूज होते हैं तो उस पर खुशियां मनाते हैं, और ये उस वक्त वक्ती तौर पे नहीं सोचते कि भाई ये कर्जा मिला है तो ये वापस भी करना होगा। और आज का सऊदी अरब का कर्जा जो इतलात आ रही हैं उसकी शराइत माजी के कर्जे से बहुत मुख्तलिफ हो गई। ये 1998 की वाली बात नहीं है कि जी आपको डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स हो गई और फिर मुशर्रफ साहब का ज़माना आया और एक मौके पे ये इतलात आई कि जी वो राइट ऑफ हो गया। ये इस दफ़ा राइट ऑफ नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि ये इतनी बड़ी रकम नहीं है जितनी इसकी तशहीर की जा रही है। देखिए, पिछले साल आपकी जो दरामदात यानी इंपोर्ट्स थी वो तकरीबन $1 अरब फी हफ्ते से औसतन ज़्यादा थी। अब $3 अरब आप 3 हफ्ते निकाल लेंगे अपनी इंपोर्ट्स के लिए, कितना एक अरसा आपको मिल जाएगा। पिछले साल के आदाद शुमार जो ऑयल इंपोर्ट्स के बारे में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल में सारे साल के कुछ 16-17 अरब डॉलर के थे। इस साल तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, माली साल की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए इस साल हो सकता है ये भी फिगर ज़्यादा हो। तो अगर उसमें 2.5 महीने की
آپ کو پیمنٹس ڈیفر ہو گئیں تو اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, آپ کو IMF کے پاس جانا پڑے گا. اچھا پھر اس کی شرائط بدقسمتی سے ہمارا ایک ملک ماضی میں بھی رہا ہے, یہ صرف کسی ایک حکومت کی بات نہیں, یہ ساری حکومتیں کرتی آئی ہیں کہ جو متنازع باتیں ہوتی ہیں وہ منظر عام پہ اس وقت آتی ہیں جب حکومت چلی جاتی ہے. درست بات ہے. اب یہ حکومت جب تک ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا پس پردہ کوئی شرائط طے ہوئی ہیں, کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات طے ہوئے ہیں. آپ کے ہی پروگرام پہ فواد چودھری صاحب نے تو کچھ تھوڑی سی انڈیکیشنز دی ہیں, شکوک و شبہات اپنی جگہ پہ ہیں. بہرحال معاملہ اتنا میرے خیال میں امید افزا نہیں ہے جتنا کہ بیان کیا جا رہا ہے, حکومت کا اپنا موقف ہے. اچھا بالکل. اچھا پھر لیکن ایک چیز میں یہ ضرور کہوں گا, ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ سعودی عرب سے قرضہ ملنا کم سے کم اس بات کی دلیل ضرور ہے کہ پاکستان ایک اکنامک آئسولیشن میں نہیں ہے. سعودی عرب کے بعد اب اطلاعات ہیں کہ چین کے پاس جا کے اور وہاں سے بھی توقع ہے کہ کچھ قرض ملے گا, اور یہ پھر ایکسرسائز ہونے کے بعد پھر 7 نومبر کو جو مذاکرات IMF کی ڈیلیگیشن سے اسلام آباد میں شروع ہوں گے ان کے سامنے یہ صورتحال پیش کی جائے گی. اور چائنا سے تو میرے خیال لانگ ٹرم بنیادوں پہ زیادہ ملے گا, لیکن لانگ ٹرم میں بھی ملے گا, لیکن ماضی میں انہوں نے ہمیں شارٹ ٹرم بھی دیا ہے, وہ اور ہو سکتا ہے یہ پھر پچھلے سال تو ہوا تھا. مفتاح صاحب اس کی تفصیلات زیادہ بتا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت وزیر خزانہ تھے. میں بالکل آتی ہوں اس کے اوپر, لیکن جو ایک سوال پہ میرا جو مطلب دماغ جو ہے وہ رک گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے جتنی کہ ہمیں مل رہی ہے, اور اس کی تشریح جواب میں ضرور لوں گی, لیکن آپ کیا خیال ہے کہ واقعی ریلیف تو ملا ہے؟ شرائط کا وہ کہہ رہے ہیں بار بار کوئی شرط نہیں ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شرائط ہیں, تو پارلیمنٹ کے اندر بتائیں. دیکھیں اگر کون دنیا میں پیسہ دیتا ہے کسی کو بغیر شرطوں کے؟ اگر انہوں نے پیسہ دیا ہے پہلے بھی اس سے آج سے 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے بھی پرائم منسٹر گئے تھے سعودی عرب, اور اس وقت غالباً کوئی بات بن نہیں پائی تھی. باتیں تو اس وقت بھی جو وزراء تھے انہوں نے بڑی بڑی پریس کانفرنسز کی اور انہوں نے کہا جی کہ $10 ارب اس چیز میں آ رہا ہے, اس مد میں آ رہا ہے, لیکن کچھ ہوا نہیں تھا. یہ تو خشوگی صاحب والا واقعہ ہوا, اس کے بعد سعودی گورنمنٹ انڈر پریشر آئی, پھر ایک دفعہ انہوں نے انہیں اپروچ کیا, اور اب انہوں نے اس انٹرنیشنل آئسولیشن کا جو سعودی عرب شکار ہو رہا تھا تو اس تناظر میں انہوں نے پاکستان کو کچھ پیسے دے دیے. اب جو پیسے دیے ہیں ان میں جو سننے میں آ رہا ہے, حکومت نے صرف ہنٹ کیا ہے کہ یمن کے اندر ثالثی کا مطلب یہ کیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہ اس وقت یمن میں. یمن میں آپ بچوں کی تصاویر دیکھیں, وہاں کی 70% جو اس وقت پاپولیشن ہے وہ قحط سالی کا شکار, ان قحط آ گیا, وہاں پر کھانے کو نہیں ہے کیونکہ چاروں طرف سے بلاکیڈ ہوا ہوا ہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یمن میں آپ ثالثی کا کردار ادا کریں گے, تو کیا ہم نے افغانستان کے اندر اس ریاست نے وہاں پر مداخلت کر کر, وہاں پر ایک رول پلے کر کر ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور اب ہم ایک ایسے وار تھیٹر کے اندر گھسنے کے لیے, ہم ثالثی کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس کے بڑے نیگیٹو ریپیکشنز ہو سکتے ہیں. ایران ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے, ہماری اس کے ساتھ سرحدیں جڑی ہوئی ہیں. سعودی عرب اور ایران نبرد ماں ہے ایک دوسرے سے یمن میں, اور اس ساری صورتحال یہ ایک بہت نازک صورتحال ہے. پارلیمنٹ کی اس کے اوپر جتنا ہم سائیڈ پہ رہتے اتنا اچھا ہوتا, لیکن اب تو ہم اس میں ہیں, اور جب ہم نے قرضہ لیے تو کیسے جواب میں آپ سے ضرور لوں گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا اب ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. فرحان بخاری صاحب کا کہنا ہے کہ IMF کے پاس ابھی بھی ہمیں جانا پڑے گا. یہ تو درست بات ہے, لیکن مصطفیٰ آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو سارے کوسچنز ہیں, شرط ہے کہ نہیں ہے, اور ہم کیسے نیگوسیشنز کروائیں گے, یہ ریئلسٹکلی کتنا ممکن ہے اور کیوں ناممکن ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کروا ہی نہیں سکتے ایسا؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ اس میں گائیڈ لائنز پارلیمنٹ آلریڈی دے چکی ہے. پارلیمنٹ کی ایک ریزولوشن موجود ہے, اس ریزولوشن میں پاکستان اس کو بڑا تھورلی پارلیمنٹ نے ڈسکس کیا یمن والے معاملے کو. ہم سے پہلے مدد مانگی گئی تھی, اور اس کی ڈسکشن کے بعد پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس معاملے سے دور رہنا چاہیے. اب پاکستان کی ثالثی اگر ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے تو اس ثالثی کا مطلب تو ہمیں سمجھایا جائے کہ یہ مطلب ہے کیا اس ثالثی کا. کیا ہم وہاں پر اپنے کوئی ٹروپس بھیجیں گے؟ یہ کلیئرٹی آنی چاہیے, اور یہ کلیئرٹی معذرت کے ساتھ حکومت کی طرف سے ابھی تک نہیں آئی ہے. اور دوسرا پھر جو ہم نے کچھ شرائط کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ بلوچستان کے اندر کچھ مائنز کے حوالے سے بھی سعودیز کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ ہونے جا رہا ہے, اور فارن آفس کی سٹیٹمنٹ میں یہ بات موجود ہے. تو پروونشل گورنمنٹ کو بغیر کانفیڈنس میں لیے ہوئے آپ ایک وفاقی حکومت کس طریقے سے جا
वहां पर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। तो इस सारे मामले पे एक क्लैरिटी की जरूरत है, और ये क्लैरिटी जब तक लाई नहीं जाएगी ऑपोजिशन तो सवाल करती रहेगी और लोगों के जहन में भी शुबहात होंगे। बिल्कुल, ये दो बड़े अहम सवाल है। रिप्लाई करूं आसमा बहन, देखें, सबसे पहले या प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया जाते हैं, हमारा मुल्क जो है वो साबका पॉलिसीज़ की वजह से आज मईशत जिस चीज़ का शिकार है वो आपके सामने है, जिसको फाइनेंस में ट्विन डेफिसिट्स कहते हैं कि आपका तजारती खसारा भी हो और आपका बजट का खसारा भी हो। ये बहुत सख्त चीज़ होती है, हम लोग उसका शिकार हैं। पैसे हमारे पास रिजर्व्स क्रिटिकल लेवल पे आए हुए हैं। मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत और रोज़मर्रा के काम चलाने के लिए हमें IMF में मजबूरी के तौर पे जाना पड़ रहा है, तो खुशी की उसमें नहीं जाता। या सऊदी अरेबिया से हमें बग़ैर किसी शराइत के ये आप समझें कि हम लोगों को ये पैसे या आ रहे हैं तो लोगों को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं बात के साथ फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट इशू की है, लामिया जो इशू किया, उसके अंदर उन्होंने लिख दी है चीजें कि किन के ऊपर बात होगी। रिफाइनरी का उन्होंने जिक्र किया, माइंस एंड मिनरल्स का जिक्र किया बलूचिस्तान का। मैं बात कर लूँ, गुजारिश ये कि जिस वक्त गवादर में ऑयल रिफाइनरी बन रही है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है ना, कोई न्यू दिल्ली में तो नहीं बन रही ऑयल रिफाइनरी या मुंबई में। एक पोजीशन है, मतलब आपकी गवादर में ऑयल रिफाइनरी बन रही है, आपका एक पोर्ट है, ऑयल रिफाइनरी भी है, तो पाकिस्तान की रिफाइनरी है ना जी, इन्वेस्टमेंट आ रही है तो ईरान की सरजमीन। यमन के मामले में क्लैरिफाई करें। एक मिनट भाई, मैं मतलब हम लोगों की रिफाइनरी यहाँ पे बन रही है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, अरबों डॉलरों की इन्वेस्टमेंट आ रही है, जॉब क्रिएशन होगी। दूसरी अहम चीज़ है, हम लोग जब बात करते हैं कि जी इस पे सलासी किरदार क्या होगा, तो हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे फॉरेन मिनिस्टर सीजन्ड लोग हैं, वो जाके मतलब दो आप भाइयों को इकट्ठा करें बगैर किसी शराइत के, दोनों मानते हैं आपको, तो इसमें बुरी क्या बात है। और दूसरी मैं मुकम्मल कर लीजिए, तीसरी अहम बात यह है कि हम लोग इस वक्त मतलब एक बदकिस्मती के साथ, जिस वक्त मेरे भाई साहिबान सारे मौजूद हैं, हमें एक चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए। यमन से आप राब्ता करेंगे, हौज़ेस से राब्ता करेंगे आपके? जब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम लोग सलासी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, दोनों साइड्स हमें मानने के लिए तैयार होंगे, हम लोग क्यों नहीं करेंगे। और जब कोई स्ट्रिंग्स या कोई चीज़ अटैच्ड नहीं है इसके साथ, जहाँ पे बलूचिस्तान की हुकूमत का ताल्लुक है, माइंस का ताल्लुक है, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये बात, अभी भी हम लोग बलूचिस्तान के हम लोग मैं एक बात कर लूँ, अभी भी मैं मीटिंग में था, बलूचिस्तान के वजीर आला साहब उधर जाम साहब और को भी मौका दो बाकी सारे लोग मौजूद थे। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि सबसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपके कंसर्न्स क्या है इसके हवाले से? देखिए मैं पहले जरा सा एक मरतबा बिजली पे आ जाऊं कि रुपया औसतन बिजली पे बढ़ा है, 110 अरब यूनिट होते हैं, इसका मतलब है कि 1 रुपया 27 पैसे, और वो